हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो आप लोग का हरियाणा में एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर जो DSSC पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही थी, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसकी पूरी सीरीज रहेगी, आपके एग्जाम तक चलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश किसी निश्चित समय में लागत और आय के बीच संबंध की एक चित्रमय प्रस्तुति है। डैश इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड इनकम एट ए गिवन टाइम। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन चार्ट, बार चार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक सर्टेन टाइमिंग है, उसमें जो इनकम होती है और जो आपकी लागत होती है, कॉस्ट होती है, उनके बीच जो रिलेशन होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको चित्र में यानी कि चार्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो किसके थ्रू किया जा सकता है? लाभ मात्रा अनुपात, समुच्चय चार्ट, बार चार्ट या फिर सुरक्षा की सीमा। तो उसे कैसे किया जाता है? जो समुच्चय चार्ट होता है, ब्रेक इवन चार्ट होता है, उसके थ्रू किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट होता है क्या है? सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपनी सेल कर रहे हैं, तो ना तो आपको को प्रॉफिट हो रहा है, ना ही कोई लॉस हो रहा है। यानी अगर 100 रुपये किसी जिसको बनाने की कॉस्ट आ रही है, अगर हम बात करें एक सपोज कर लीजिए एक पेन है, उसको बनाने की 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है, तो 100 रुपये पर ही आप उसको बेच भी रहे हैं, ना कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस। एक ऐसा बिंदु होता है कि दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो वो हो जाता है संविच्छेद बिंदु कहलाता है। और अगर आप उस पर व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं। अगर आप लोग शार्क टैंक देखते होंगे, वैसे अगर नहीं देखते तो देखा करिए, आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। बहुत से आइडियाज़ भी आते हैं माइंड में कि किस तरह से बिज़नेस को या आप आगे खुद भी कुछ कर सकते हैं। सबको ज़रूरी नहीं होता जॉब मिल जाए, आप भी जॉब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है अगर 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं तो उसमें से जितनी वैकेंसीज होती हैं उतने ही बच्चों को जॉब मिलती है ना। तो अदर ऑप्शंस भी देखते रहिए, साथ साथ तैयारी इसकी भी करिए, बिल्कुल मोटिवेशन रखिए, तैयारी करिए, लेकिन साथ में ऑप्शन बी भी रखिए कि इन केस कुछ भी होता है तो आप वहाँ पर निराश ना हो, आपके पास ऑप्शन बी भी तैयार हो। तो हमेशा एक ऑप्शन बी भी रखा करिए अपने साथ। तो यहाँ पर जो बात मैं कर रही थी कि समविच्छेद चार्ट के बारे में, कि जो ब्रेक इवन चार्ट होता है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फिगर मैंने लगाया है। जो ब्रेक इवन चार्ट होता है उसका कि किस तरह से होता है, कैसे उसको दिखाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। वही दो आपके हो जाते हैं, OXY अक्ष हो जाता है। एक OX अक्ष होता है जिस पर कि प्रोडक्शन सेल्स इन यूनिट्स दे रखे होते हैं, और जो OY अक्ष होता है, OY साइड होता है, वहाँ पर टोटल कॉस्ट या फिर जो सेल होती है उसका रेवेन्यू रुपीज़ में दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है किधर यूनिट में होता है, किधर रुपीज़ में होता है। तो यूनिट्स में आपका OX पर रहेगा और OY पर रुपीज़ में आप दिखाते हैं, जैसे कि आप अपने फिगर में देख रहे होंगे जो स्क्रीन पर दे रखा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किससे हम दिखा सकते हैं? ब्रेक इवन चार्ट से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे लाभ मात्रा विश्लेषण का लाभ मिलता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस? इट हेल्प्स इन टेकिंग मेक और बाय डिसीजन, इट डिटरमाइंस द वेरिएबल कॉस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाभ मात्रा विश्लेषण होता है उससे क्या हमको बेनिफिट मिलता है, क्या प्रॉफिट मिलता है, किस चीज़ में मिलता है? कि ये हमें किसी भी चीज़ को बनाने या ख़रीदने का निर्णय लेने में हेल्पफुल होता है, या फिर ये जो परिवर्तनशील लागत होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसको निर्धारित करने में, या फिर इन दोनों को ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रेक इवन एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, विश्लेषण जो करते हैं, तो उसमें मेनली तो हम यही देख रहे होते हैं ना कि हम कहाँ तक अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो हम बिजनेस तभी कर सकते हैं ना जब तक हम BEP पॉइंट पर हैं, या तो न लाभ होगा न हानि होगी। तो ऐसे सिचुएशन में तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे हम नीचे आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमको लॉस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि किसी प्रोडक्ट को सपोज करिए बनाने की कॉस्ट भी आपकी 100 रुपये आ रही है, ठीक है, जो सेल आप कर रहे हैं वो भी 100 रुपये की कर रहे हैं। तो अगर आप 100 का प्रॉफिट 100 की कॉस्ट है, 100 आपका सेल भी जा रहा है, तो क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा ना, ज़ीरो के पर हैं आप। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है 100 ही हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाए और जो सेल है उतनी ही रहे, कॉस्ट आपकी 110 हो गई, ठीक है, और सेल आपकी 100 ही है,
तो क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएंगे ना, 10 रुपये एक्स्ट्रा आपके माइनस में जाएंगे तो लॉस होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इधर हटते जाएंगे, लागतें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आप लॉस में जाएंगे। तो उसी चीज़ के लिए आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो वहाँ पर हमको ये निर्णय लेना कि कोई भी, जैसे कि एक साइकिल बना रहे हैं तो उसकी अगर टायर है या उसमें जो रिंग लगाई, घंटी लगाई जाती है, उसको हमें मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो कितनी कॉस्ट आ रही है, हमें बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो उन दोनों को आपस में कंपेयर करके हम वहाँ पर डिसीज़न ले सकते हैं कि ब्रेक इवन हमारा जो होगा उससे अगर हम बच रहे हैं तो बेहतर होगा कि हम उसको मार्केट से ख़रीद लें। और सेम वही चीज़ आ जाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी, कि वहाँ पर भी हम इस चीज़ जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उससे एनालिसिस कर सकते हैं। अब एक पॉइंट आपके ध्यान में और आएगा, थोड़ा सा क्लियर करते चलिए कॉन्सेप्ट, तो ईजी रहता है कि जो कॉस्ट होती है आपके बनाते हैं तो किसी भी चीज़ को बनाने में एक तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है, एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई आपकी, दूसरी हो जाती है फिक्स्ड कॉस्ट। ये दोनों हमने ऐड कर ली, तो जब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, जो टोटल कॉस्ट है, जो दोनों को ऐड करके हमारी बन जाती है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कह सकते हैं या फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं, ये बन गई। अब इसमें हमने ऐड करा अपना क्या, प्रॉफिट, जो हमने इसमें ऐड किया अपना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारी क्या बन के आएगी, सेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी बन गई अब सेल्स। तो ये हो गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जब हम बीपी की बात कर रहे होते हैं तो हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इतना ही हमारा क्या है, ये बीपी है, ये और ये इक्वल है, ये हमारा होगा ही नहीं जब बीईपी पर हम होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है तो उसको कम करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट कम कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो परिवर्तनशील लागत है उसको निर्धारित करने में बीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दोनों में ही आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए, क्वेश्चन कोई भी बनेगा, आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि क्या चीज़ है, कैसे निकलती, कैसे बनती। और एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ पर हम जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है और जो प्रॉफिट होता है उन दोनों को ऐड करके हम कंट्रीब्यूशन तक पहुँचते हैं। तो वहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट अलग हो जाती है, ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कंट्रीब्यूशन बन गया और डायरेक्ट हम सेल तक पहुँचते हैं। अभी आगे हम जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व किए तो वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लाभ मात्रा विश्लेषण की सीमा नहीं है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, it forecasts the profit or loss, it is affected by the changes occurring in the sales price, sometimes it is difficult to classify the cost or fixed and variable cost, none of the above। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाभ मात्रा विश्लेषण होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, उसकी क्या लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने लेवल अप रखा है जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर जब बात आ रही है सीमा की, तो सीमा या लिमिटेशन से मतलब ये होता है कि क्या हमको ब्रेक इवन पॉइंट से पता नहीं चलेगा, या क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कि ब्रेक इवन पॉइंट्स का प्रभावित होगा, इफेक्ट करेगा। तो जो ये लाभ हानि का अनुमान लगाता है तो ये इसकी एक लिमिटेशन नहीं है, ये इसकी क्या है, एक बेनिफिट है कि हमें इससे पता चलता है कि क्या लाभ और हानि है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है सीमा। और देखते हैं पॉइंट, ये बिक्री मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है, करेक्ट है, कि अगर सेल्स प्राइस जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो ब्रेक इवन भी क्या होगा, हमारा बदलता रहेगा। कभी कभी लागतों को निश्चित और परिवर्तनीय लागतों के रूप में वर्गीकृत करना कठिन होता है, करेक्ट है, कि कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जहाँ पर हम उनको फिक्स्ड और जो वेरिएबल है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनको अलग अलग हम दिखा नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर अगर हम अलग नहीं दिखा पाएंगे तो हम कंट्रीब्यूशन तक नहीं पहुँचेंगे, और जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाएंगे हम जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको निकालना भी मुश्किल होगा, या फिर हम उसमें अलग अलग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किन लागतों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आपका सही नहीं होगा, ये भी एक तरह से सीमा ही होगी। तो क्या सीमा नहीं है, वही हो जाएगा पॉइंट ए। जो पॉइंट ए है ये आपकी सीमा नहीं है ब्रेक इवन एनालिसिस की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if fixed cost is 40,000 rupees, selling price per product 7 rupees and variable cost per product is 2 rupees, then break even quantity is dash। यदि निश्चित लागत यानी स्थिर लागत का मतलब निश्चित लागत स्थिर लागत सेम होती है, 40,000 है, प्रति उत्पाद विक्रय मूल्य 7 रुपये है,
प्रति उत्पाद परिवर्तनीय लागत जो है वो 2 रुपये है। तो आपको क्या निकालना है, आपको सम विच्छेद मात्रा, यहाँ पर मात्रा पूछिए क्वांटिटी, यानी कि आपको किस में निकालना है, यूनिट्स में निकालना है। आंसर भी आपका यूनिट्स में दे रखा है, तो आपको जो फार्मूला लगाना है वो यूनिट्स का लगाना है। तो क्या होता है यूनिट्स का फॉर्मूला, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट्स का जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल सा आपको फॉर्मूला लग जाएगा उसको निकालने का। जो बीपी होता है इसको हम शॉर्ट में ब्रेक इवन एनालिसिस को या ब्रेक इवन पॉइंट को बीपी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा निकालने का फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट में इसको भी मैं लिख रही हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन हो जाता है सी पर यूनिट। जब हम यूनिट्स में निकाल रहे होते हैं तो ये आपका फॉर्मूला होता है निकालने का। अब क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट तो दे रखी है लेकिन सी पर यूनिट नहीं दे रखा। मैंने आपको कहा था सी जो होता है कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है निकालना। तो जब सी पर यूनिट हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेल्स दे रखी होती है, जो सेल पर यूनिट दे रखा है उसमें से हम जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी दे रखी है पर यूनिट की उसको लेस कर देंगे। तो हमारा निकल आएगा जो हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो निकल के आ जाएगा। तो कितना दे रखा है सेल पर यूनिट, सेल पर यूनिट दे रखा है 7 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 2 रुपये की। लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, 5 रुपये आ जाएगा। अब हमारे लिए आसान है निकालना, कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 40,000 की, एज इट इज़ रख लीजिए, अपॉन में आ जाएगा जो अभी हमने 5 निकाला है वो। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8,000। यूनिट्स यहाँ पर रुपीज़ में नहीं है, यूनिट्स में है, ध्यान में रखिएगा कहाँ पर दे रखा है, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि सम विच्छेद बिंदु में जो होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, अंशदान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से ही आपके आंसर्स निकलते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या ऐड होता है, ये सेल थी, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था अगर आपको याद हो तो, सेल थी और ये थी वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या बचा, मेन जो फिक्स्ड है प्रॉफिट है वही तो बचा, तो वही आपका क्या हो जाता है कंट्रीब्यूशन बन गया दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8,000 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद बिंदु जो आउटपुट के स्तर को दर्शाता है, द ब्रेक इवन पॉइंट दैट रिप्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज लेस दैन टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो समविच्छेद बिंदु होता है, ब्रेक इवन पॉइंट है, बीईपी है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अभी मैंने आपको काफ़ी समझाया है इसके बारे में, अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे कि क्या रिप्रेजेंट करता है, कि बराबर होता है, कम होती है लागत या ज़्यादा होती है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करिए, आप लोग, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, if per unit information is given in question and no specific direction available, BEP should calculated in terms of amount as well as in units. If techniques of PV ratio is to be used, BEP should be obtained in terms of amount. BEP is measured as sales minus margin of safety, all of the above. आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रश्न जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वहाँ पर यूनिट की जानकारी दी गई है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम जो बीपी निकालते हैं उसको हम यूनिट्स में ही निकालते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यूनिट्स में ही तो निकाला था, क्योंकि और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी थी, पर यूनिट के अकॉर्डिंग दे रखा था, तो करेक्ट हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि पीवी जो रेशो होता है उसका उपयोग करके ही हम क्या निकालते हैं, बीपी रेशो निकालते हैं, करेक्ट है। अगर आपको पीवी रेशो दे रखा होगा क्वेश्चन में तो उसका यूज़ करके हम बीपी निकाल सकते हैं इजीली। क्या फार्मूला हो जाता है तब ये निकालने में, यहाँ पर आपको फार्मूलाज ध्यान में होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। तो इस तरह से जब हम निकाल रहे होते हैं, जैसे कि सेकंड पॉइंट में जो दे रखा है, तो हमारा फार्मूला हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये होता है हमारा बीपी निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पर बस लैंग्वेज को चेंज किया गया, चीज़ें वही हैं, ये हो जाता है आपका फार्मूला निकालने का जब हमारा पीवी रेशियो से हम निकालते हैं। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बीपी को बिक्री माइनस सुरक्षा के मार्जिन के रूप में मापा जाता है, करेक्ट है। बीपी का ये दूसरा फार्मूला है, ये एक फार्मूला हो गया, ये आपका सेकंड फार्मूला है। क्या फार्मूला है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको समझ में आंसर आते होंगे, पूरी आपको फार्मूला लर्न होंगे तो ईजी रहेगा। सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS इसे शॉर्ट में लिखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। तो इसमें सेल्स में से जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेस करने पर बीपी निकल आता है आपका।
तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट क्या है, करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि क्या है MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सेल्स जो BEP होता है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, इसके ऊपर जितना भी हम सेल कर रहे होते हैं, जितनी भी सेल जा रही होती है, वो सब क्या हो जाती है, हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। कि हम इतने लेवल तक सेफ हैं BEP पॉइंट पर आने में, ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमको ना प्रॉफिट होगा ना हानि होगी, ऐसे पॉइंट तक हम इतना सेफ हैं। जैसे सपोज कर लीजिए 100 रुपये आपकी क्या है BEP पॉइंट है, और आप 105 रुपये की सेल कर रहे हैं, तो बीच का जो 5 रुपये डिफरेंस आ रहा है वो MOS हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। कि 5 रुपये क्या है, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। अगर नहीं मिलता तो आप BEP पर सेल कर रहे होते, जहाँ पर आपको ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह लागत जो उत्पादन की मात्रा के आधार पर उतार चढ़ाव नहीं करती डैश कहलाती है। द कॉस्ट दैट डज नॉट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी कॉस्ट यहाँ पर आपकी दे रखी हैं 3 तरह की, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी उत्पादन लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी होती है, उसके साथ फ्लक्चुएट नहीं करती, चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जो स्थिर लागत होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वो उतनी रहेगी। जैसे कि आप 5000 यूनिट बनाइए या 500 यूनिट बनाइए, आपने अगर रेंट जो फैक्ट्री है वो रेंट पे ले रखी है, उसका रेंट आप 50,000 रुपये दे रहे हैं, तो आपको 50,000 रुपये ही देने हैं। आप 5,000 बना रहे हो यूनिट या फिर 500 बना रहे हो, डजंट मैटर, आपको देना 50,000 ही होगा। तो स्थिर लागत जो होगी वो उत्पादन की मात्रा के साथ चेंज नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद बिंदु स्थिर लागत से कैसे प्रभावित होता है। हाउ इज द ब्रेक इवन पॉइंट अफेक्टेड बाय द फिक्स्ड कॉस्ट। इफ द फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज द ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीजेस। If the fixed cost increases, the break-even point decreases. If the fixed cost remains constant, the break-even point decreases. None of the above. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो समविच्छेद बिंदु होता है, स्थिर लागत से जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उससे कैसे प्रभावित होता है, क्या इफेक्ट डालती है फिक्स्ड कॉस्ट उस पर। तो आपको पता ही होगा ये फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो भी हमने इससे प्रीवियस में समझा ही है, जो BP है उसका फॉर्मूला। तो वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, अगर कम होगी या ज़्यादा होगी तो क्या इफेक्ट डालेगी। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है तो समविच्छेद बिंदु भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम फिक्स्ड कॉस्ट को ही तो डिवाइड कर रहे थे PV रेशियो से या फिर C पर यूनिट से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कम होगी तो BEP भी कम आएगा। तो जो पहला पॉइंट ही दे रखा है वही सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका फार्मूला ही होता है ना, उसी को ही एक तरह से समझ लीजिए एक्सप्लेन करके पूछा गया होता है। तो अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको एक जो एग्जामिनर होता है उसको ये क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से आपको आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर लागत डैश में शामिल है, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड्स डैश, प्रॉपर्टी टैक्सेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सी ऐसी लागतें हैं जिनको फिक्स कॉस्ट में शामिल किया जाएगा या कहा जाता है। तो संपत्ति कर वो भी फिक्स है, आपको देना ही देना है, रेंट आपको देना ही देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना ही देना है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, रेगुलर एक जैसी रहती हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती हैं। तो आपकी यहाँ पर तीनों ही फिक्स्ड हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट दे रखा है 15,000 का, PV रेशियो है 40%। तो आपको निकालना है MOS। तो अभी मैंने MOS के बारे में आपको समझाया था कि क्या होती है। तो इसका भी कई एक फार्मूलाज होते हैं, तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना होइए। तो यहाँ पर इसलिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ इसमें इंक्लूड किया है। तो इसको निकालने का जो मेथड होता है, MOS का जो फार्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई होगा, वैसे तो कई मेथड्स होते हैं, इसमें जो अप्लाई होगा वो उसका फार्मूला बनता है MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, नीचे आ जाता है PV रेशियो। यहाँ पर और कुछ नहीं बताया, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए। अगर साथ में फिक्स कॉस्ट भी दे रखी होती या कुछ और कॉस्ट दे रखी होती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। दो ही चीज़ें थी तो आपको पता था कि इन्हीं से ही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक का फॉर्मूला नहीं है, ये 3 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ से।
प्रॉफिट का भी निकाल सकते हैं, पीवी रेशियो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यही फॉर्मूला अप्लाई होगा और आपकी ये तीनों चीज़ें अलग अलग निकल के आएंगी। अगर यहाँ पर एमएस दे रखा होता, पीवी रेशियो निकालना होता तो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एमएस नीचे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। प्रॉफिट भी इसी तरह से निकल जाएगा, प्रॉफिट बाहर आ जाएगा, एमएस इंटू पीवी रेशियो हो जाएगा। तो इस एक फार्मूले से आपकी तीन चीज़ें निकलेंगी। ध्यान में रखिएगा फार्मूले को और कैसे उसे अप्लाई करना है। प्रॉफिट क्या है? 15,000 का लिख लीजिए। पीवी रेशियो कितना दे रखा है? 40% दे रखा है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो हमें 100 भी लगाना है। सॉल्व कर लीजिए। 2 टाइम्स अगर इसको हम ले जाते हैं तो ये 5 टाइम्स गया हमारा, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? 37,500 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 7,500 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 से, 37,500 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। जो सुरक्षा की सीमा है वो हो जाएगी 37,500। बहुत आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। जो बैकएंड एनालिसिस का चैप्टर है, बस आपको फार्मूलाज लर्न होना चाहिए। एक बार मैं आपको लास्ट में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सारे फार्मूलाज मैंने एक साथ लगा दिए हैं जिससे कि आप लोग को ईजी रहे। एक बार देख लीजिएगा सिर्फ एक नज़र के लिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट आपके जो पॉइंट्स है वो समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको सारे याद होंगे कि कैसे इसको हमें निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।